नमस्कार मित्रांनो, सगळे शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी तुमचे सगळ्यांचे हार्दिक हार्दिक स्वागत। नमस्ते सभी स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, आप सभी का इस मज़ेदार प्रश्न मंजूषा यानी कि आपके क्विज़ कंपटीशन में हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लिए आगे का कुछ समय बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। चलिए सुनते हैं प्रवीण से। ओवर टू यू प्रवीण। थैंक्स दीप्ति। हम सभी को पता है कि साल 2020 पूरे विश्व के लिए एक कठिन समय था। कोरोना वायरस पैंडेमिक का बच्चों की शिक्षा के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा है। स्कूल बंद हो गए और बच्चों की शिक्षा में एक अचानक सा पौध आ गया। लेकिन ये नया साल नई उम्मीदें लेकर आया है। अभी भी स्कूल्स पूरी तरह से खुली नहीं है, पर हमें हिम्मत नहीं हारनी है। नवी मुंबई महानगर पालिका के मार्गदर्शन में पिछले साल थिंक बिग स्टीम लैब द्वारा ऑनलाइन सेशंस शुरू किए गए और इसी के साथ वर्चुअल साइंस कार्निवल का भी आयोजन किया गया था, जिसमें 150 से ज़्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया। वो इवेंट काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। उसी तरह हम इस बार क्विज़ कंपटीशन लेकर आए हैं। इसमें 11 स्कूल से 700 से भी ज़्यादा बच्चों ने भाग लिया था। आज यहाँ उपस्थित आप सभी बच्चे बहुत ही मेहनत करके इस अंतिम प्रतियोगिता का हिस्सा बने हैं। आप सभी 33 बच्चों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, जो आज यहाँ पे अपने स्कूल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और हमें इसकी बहुत खुशी है। हमारे लिए आप सभी पहले से ही विजेता है। तो चलिए अभी आज का कार्यक्रम आगे लेके जाने के लिए मैं दीप्ति जी को बुलाना चाहूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 फरवरी जो हमारा नेशनल साइंस डे है, जिसे हम इस क्विज़ कंपटीशन के माध्यम से सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम इस साइंस डे का महत्व जान लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे इंडिया में बहुत से साइंटिस्ट हैं जो हमारे भारत देश को प्राउड करवाते रहे हैं। उन्हीं में से एक है भारत रत्न डॉक्टर सीवी रमन। डॉक्टर सीवी रमन को 1928 से उनके रमन इफेक्ट द्वारा जाना जाता है और उनके इस उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। हर साल हमारे पूरे भारत देश में सभी स्कूल्स, कॉलेजेस, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में 28 फरवरी एक नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। ओवर टू यू प्रवीण। जैसा कि आपने सुना अभी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस रमन इफेक्ट की खोज की याद में मनाया जाता है। तो जब एक सफ़ेद रंग की प्रकाश किरण किसी पारदर्शी वस्तू से निकलती है, तब वो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। म्हणजेच जेव्हा एक पांढरा किरण पारदर्शी वस्तूमधून पुढे जातो, तेव्हा तो 7 रंगांमध्ये विखुरला जातो। किरणों के इसी 7 रंगों के विभाजन को ही रमन इफेक्ट यानी प्रकीर्णन कहते हैं। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। क्या आपको पता है कि एक बार सीवी रमन जी जहाज से सफ़र कर रहे थे और समुंदर के पानी को देखकर सोचने लगे कि अरे पानी का रंग नीला क्यों है। तब उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी सारे प्रयोग किए और इस खोज का जन्म हुआ। है ना बहुत रंजक बात। ऐसे सीवी रमन उनके 11 साल की उम्र में मैट्रिक पास किया था और 14 साल की उम्र में उन्होंने बीए पास किया था। ऐसे डॉक्टर सीवी रमन जी का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव तिरुचिरापल्ली में हुआ था। विज्ञान के प्रति जागरूकता और बाकी बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान बढ़ाना ही सामाजिक उद्देश्य को हम सामने रखते हुए अभी हम लोग चलो अब हम क्विज क्वेश्चंस कंपटीशन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप सभी तैयार है। सभी का अभी आपका जो लिंक दिया था वो सब लाइव है सबका। चलो अभी मैं आपको पहला क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है? तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द से एक अलग शब्द की पहचान करें। खाली दिलेल्या शब्दापैकी वेगळा शब्द ओळखा। आपके ऑप्शन से ए नींबू, बी नारंगी, सी विनेगर और डी साबुन। आपका टाइम स्टार्ट होता है 3, 2, 1 स्टार्ट। अभी आप आपका बजर प्रेस कर सकते हो। चलो बहुत सारे बच्चों ने बजर प्रेस किया है।
और कोई नहीं बोलेगा बीच में, अभी कोई भी नहीं बोलेगा, ठीक है। सो सबसे पहले बजर जिसने प्रेस किया है उनका नाम है इमरान अंसारी, जो श्रमिक नगर स्कूल से, स्कूल नंबर 34। तो इमरान, इसका आंसर क्या है? विनेगर। इमरान ने जवाब दिया है सी विनेगर, लेकिन ये गलत जवाब है इमरान, ठीक है। तो हमारे कंपटीशन के रूल्स के हिसाब से हम लोग जो सेकंड है उनको चांस देंगे अभी, ठीक है। तो सेकंड बजर प्रेस किया था हाजी शेख, स्कूल नंबर 18 से। बी आपका आंसर संतरी। बताओ हाजी। बी संतरी। डी संतरी ये जवाब दिया है, लेकिन ये भी गलत जवाब है। आप दोनों का गलत जवाब है। तो मैं सही जवाब आपको बताता हूं अभी। डी साबुन, क्योंकि अन्य तीनों पदार्थ में अम्लीय गुण होते, लेकिन साबुन अम्ल नहीं है बल्कि अम्लारी होता है, क्योंकि उसका पीएच 7 से अधिक होता है, ठीक है। तो चलो, आपने अभी एक चांस मिस कर दिया सभी बच्चों ने। चलो, अभी और भी 14 प्रश्न है आपके पास, रेडी हो जाओ, ठीक है। चलो अभी सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, भारताची सर्वात लांब नदी कोणती आहे? आपके ऑप्शंस है ए ब्रह्मपुत्रा, बी सिंधु, सी गंगा या डी जमुना। ठीक है, आपका टाइम स्टार्ट होता है 3, 2, 1 स्टार्ट। ठीक है, तो बजर प्रेस किए हुए हैं। अभी हमें यहाँ पे लिस्ट दिख रही है। तो सबसे पहले बजर प्रेस किया है प्रियंका धनगर ने। तो प्रियंका, आपका आंसर बताओ। सी गंगा। प्रियंका ने सी गंगा ऐसे जवाब बताया, लेकिन प्रियंका ये जवाब गलत है। ठीक है, तो अभी हम लोग सेकंड जो आए हैं उनको चांस देंगे। सिद्दीकी, आपका जवाब बताओ। सर साबरमती। कौन सा? सिंधु? यस सर। ओके, सिद्दीकी ने बी सिंधु बोला है, लेकिन ये भी जवाब गलत है। ठीक है, सही जवाब है इसका ए ब्रह्मपुत्रा। हमारे भारत में ब्रह्मपुत्रा और इंडस ऐसी 2 नदियां हैं जिनकी लेंथ 2900 किलोमीटर यानी कि सबसे ज्यादा है, और गंगा 3rd प्लेस पे आती है। ठीक है बच्चों, चेयर अप हो जाओ। और आपके पास अभी 13 क्वेश्चंस है। चलो अभी हम लोग 3rd क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आपका तीसरा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। निम्नलिखित में से किस टीम में 11 खिलाड़ी नाही होते हैं? खालीलपैकी कोणत्या खेळाच्या एका संघात 11 खेळाडू? ठीक है, 3, 2, 1 स्टार्ट। चलो, हमारे पास अभी लिस्ट आ गई है। और सबसे पहले प्रेस किया है रैना परवीन ने। ठीक है रैना, आप आपका आंसर बताओ। बेसबॉल। रैना ने बी बेसबॉल ये आंसर दिया है, और ये सही आंसर है रैना, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है रैना, आपका स्कूल कौन सा है? अल हसनात। अल हसनात। ठीक है, तो आपको अभी आपका जवाब सही है, और आपको अभी
3 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, चलो बेसबॉल के बारे में थोड़ा सा बताते हैं आपको। बेसबॉल में 9 प्लेयर्स होते हैं दोनों टीम्स में, और ये एक टीम गेम है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा चौथा क्वेश्चन है, भारत के लिए पहली बार ओलंपिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? भारतासाठी पहिले ऑलिम्पिक पदक मिळवलेल्या खेळाडूचे नाव काय आहे? और आपके ऑप्शन है ए कर्ण मल्लेश्वरी, बी लिएंडर पेस, सी खाशाबा दादासाहेब जाधव, डी विजेंद्र सिंह। चलो, क्या रेडी है सब? 3, 2, 1 स्टार्ट। चलो, बहुत सारे बच्चों ने अभी बजर्स यहाँ पे प्रेस किए हैं और अपना काउंटडाउन खत्म हो गया। और सबसे पहले प्रेस किया है साइली। साइली स्कूल नंबर 41 से है। सी खाशाबा साइली, आपका आंसर क्या है? जाधव। सी खाशाबा दादासाहेब सी खाशाबा जाधव। दादासाहेब जाधव सही जवाब है साइली, सही जवाब है। आपको +3 मार्क्स मिल रहे हैं अभी। चलो थोड़ा सा जान लेते खाशाबा जाधव जी के बारे में। खाशाबा जाधव जी का जन्म 15 जनवरी 1926 को महाराष्ट्र राज्य के सातारा जिले के कराड तालुका में एक गोलेश्वर करके गांव है, वहां पे हुआ था। और कुश्ती के लिए वो बहुत प्रसिद्ध थे। ओलंपिक में पदक जीतने वाले वो पहले भारतीय एथलीट थे। चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? प्रथम राष्ट्रीय विज्ञान दिन कधी साजरा केला गेला? आपके ऑप्शंस है ए 1987, बी 1995, सी 2020। बहुत सारे बच्चों ने प्रेस किया है और हमारा अभी काउंटडाउन ठीक है खत्म हो गया। सबसे पहले प्रेस किया है निशा। समय शुरू होता है ऊपर खेलने से। निशा, आपका आंसर बताओ। 2, 1987 स्टार्ट। निशा ने 1987 बोला है, जो कि सही जवाब है। निशा, आपको +3 मार्क्स मिल रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अभी जानते हैं। 19 86 में NCSTS यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन द्वारा भारत सरकार को अनुरोध किया था कि 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिन के रूप में मनाया जाए। इसलिए 28 फरवरी 1987 को पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिन मनाया गया। ठीक है, चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। आपके अभी 10 क्वेश्चन बचे हैं। चलो रेडी हो जाओ। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित आकृति में कितने आकृतियों में एक सममित अक्ष है? खालीलपैकी किती आकृतीमध्ये समरूपतेची एक सममित अक्ष आहे? आपके ऑप्शन से A 0, B 3, C 6, D 9। मैं हिंदी में बताता हूं। A 0, B 3, C 6, D 9। ठीक है, आपका टाइम स्टार्ट होता है। 3, 2, 1 स्टार्ट। चलो, काफी हमारे पास यहाँ पे लिस्ट आई है और सबसे पहले प्रेस किया है शरण्या गायकवाड़ ने। शरण्या गायकवाड़ NMMC 18 नंबर से। शरण्या, आपका आंसर बताओ। 6 सर।
शरण्या ने जवाब दिया है C6। जो मैं बताना चाहूंगा शरण्या, ये आपका गलत जवाब है। ठीक है, तो अगला चांस मिलेगा प्रियंका को। प्रियंका धनगर, आपका जवाब बताओ। सर B3। अच्छा ठीक है, नहीं ये सेम स्कूल था तो मैं इसको पास ऑन करूंगा आदर्श को। आदर्श, आपका जवाब बताओ। D9। D9 ये सही जवाब है। आदर्श, आदर्श आपका स्कूल बताओ कौन सा है। NMMC 55। आदर्श 55, ओके सही जवाब है आदर्श, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसका सही जवाब है D9। आपको पता है, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि आकृति के दो समान भागों को बनाने वाली जो रेखा होती है उसको सममितीय अक्ष कहा जाता है। यानी कि अगर आप किसी भी आकृति को बीच में से फोल्ड करोगे तो उसके दो समान भाग होंगे। ठीक है, चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्लोबल टीचर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? जागतिक शिक्षक पुरस्कार जिंकणारे प्रथम भारतीय कोण आहेत? आपके ऑप्शंस है ए रणजीत सिंह डिसले, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, या डी स्वामी दयानंद सरस्वती। और आपका टाइम स्टार्ट होता है 3, 2, 1 स्टार्ट। चलो हमारा काउंटडाउन अभी खत्म हो गया यहाँ पे, और सबसे पहले प्रेस किया है शरण्या। शरण्या, आपका जवाब बताओ। सर स्वामी दयानंद सरस्वती। शरण्या ने जवाब दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती, डी। ये गलत जवाब है शरण्या। मैं नेक्स्ट चांस दूंगा आदर्श को। आदर्श सोन कामले, स्कूल नंबर 55। आप आपका जवाब बताओ। सर फर्स्ट ए रंजीत सिंह डिसले। ए रंजीत सिंह डिसले, आदर्श ये सही जवाब है और आपको +3 मार्क्स मिल रहे हैं अभी, सॉरी +2 मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन आदर्श। चलो अभी हमारे पास और 8 क्वेश्चंस है। हम लोग अभी ऑलमोस्ट ये क्विज कंपटीशन के 50% कंप्लीट किया है हमने, 50% अभी बाकी है। अभी भी बाकी स्कूल्स को मौका है। मैं सारे स्कूल्स को बोलूंगा कि आप रेडी हो जाओ, बहुत सारे मार्क्स आपको लेने हैं और आपके स्कूल को जिताना है। ठीक है, ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। चलो आपको अभी 8 क्वेश्चन सामने आएगा। आपका एक क्वेश्चन है, कोरोना वायरस कसा संक्रमित होतो? हिंदी में कोरोना वायरस कैसे संचारित होता है? उसके ऑप्शन है, कोरोना विषाणु का फैलाव संक्रमित व्यक्ति के थूकने या खांसने की वजह से संक्रमित होता है। ऑप्शन बी, थूकने या खांसी की वजह से किसी भी सतह पर जो बूंद गिरती है वहां पर हाथ लगाने की वजह से यह विषाणु का संक्रमण अधिक तेजी से होता है। ऑप्शन सी है, यदि संक्रमित व्यक्ति से दूरी 2 मीटर से कम हो तो। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही ऑप्शन है। अगर आपको
विषाणू हा संसर्ग झालेल्या व्यक्तीच्या थुंकीमार्फत किंवा त्यांच्या शिंकामार्फत पसरला जातो. ऑप्शन बी, थुंकी वाटे पडलेला थेंब हा ज्या पृष्ठभागावर पडलेला असेल त्या ठिकाणी हात लावल्यावर हा विषाणू अधिक तीव्रतेने पसरतो. ऑप्शन सी आहे, जर संसर्ग झालेल्या व्यक्तीपासून अंतर 2 मीटरपेक्षा कमी असेल तर. आणि ऑप्शन डी आहे, वरील सर्व उत्तरं बरोबर आहेत. तर सगळे मुलं रेडी आहेत? ओके, 3, 2, 1, गो. ओके, टाइम अप. सो फर्स्ट बजर प्रेस केला आहे प्रतीकने. प्रतीक आय गेस डिस्कनेक्ट झाला आहे. 1 मिनिट, नाही डिस्कनेक्ट दाखवते. प्रतीक कोणत्या स्कूलचा आहे प्रतीक? 22 आहे का प्रतीक तिथे कनेक्टेड? ओके प्रतीक, आन्सर सांग तुझं काय आहे ABCD. हॅलो, अनम्यूट करून प्रतीक आन्सर दे. मॅम, हॅलो येस. हा, मॅम, बी. ओके, बी उत्तर चुकलेलं आहे. सॉरी, रॉंग आन्सर. सर सेकंड चान्स मिळेल सायलीला, जी अडवली स्कूलमधनं आहे. सायली, आन्सर देऊ शकतेस की कोणता आन्सर आहे ABCD? डी, वरीलपैकी सर्व बरोबर आहेत. ओके, व्हेरी गुड सायली. वरीलपैकी सगळं काही बरोबर आहे. एक्झॅक्टली. सो कॉंग्रॅच्युलेशन सायली. सो आपण याच्याबद्दल माहिती घेऊया. सो तुम्हाला सगळ्यांनाच माहिती आहे सध्या कोरोना सगळीकडे पुन्हा आपलं तोंड दाखवत आहे. म्हणून आपण म्हणतो की मास्क घाला. इवन आपण म्हणतो की कोरोनाचे विषाणू सॉरी, अगर आपको कोरोना विषाणु से खुद को बचाव करना है तो 2 व्यक्ति के बीच के अंतर कम से कम 2 मीटर की दूरी होना बहुत जरूरी है. लगातार यूज करने वाली चीजें जैसे कि टेबल, कुर्सी या बाकी भी कोई चीजें जैसे दरवाजा वगैरह हो, उसको बार बार सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है. हाथों को साबुन से धोना, हैंड वॉश से धोना और सैनिटाइज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. नाक, मुंह और आंखों को बार बार स्पर्श ना करें, बार बार इनको टच ना करें. इसीलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र शासन ने ये उपाय के तौर पर वैक्सीन का आयोजन किया है. और हम सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी बहुत जरूरी है और बिना भूले मास्क पहनना है. ठीक है. सो 3 पॉइंट्स मिलते हैं सायली को. कॉन्ग्रेचुलेशन. हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ऑल सेट. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन. ईशान्य दिशा कोणत्या 2 मुख्य दिशांच्या मध्ये येते? ऑप्शन आहे उत्तर आणि पश्चिम ए, ऑप्शन बी दक्षिण आणि पश्चिम, ऑप्शन सी आहे उत्तर आणि पूर्व, आणि ऑप्शन डी आहे पूर्व आणि दक्षिण. सो सगळे रेडी आहेत? टाइम स्टार्ट. 3, 2, 1, गो. ओके, टाइम अप. तो फर्स्ट बजर प्रेस किया है रायना परवीन ने. सो आई गेस वो अलहना स्कूल से है. रायना, आप अपना जवाब बता दीजिए. ABCD कौन सा जवाब है? ए. हाँ, ए उत्तर पश्चिम. उत्तर पश्चिम. ओके, उत्तर चुकलेला आहे. दुसरा बजर प्रेस केला आहे दीपाली मसुरेने पावणेमधनं. दीपाली, सांगणार उत्तर काय आहे? मॅम, दक्षिण आणि पश्चिम. हा, दक्षिण आणि पश्चिम. दक्षिण आणि पश्चिम. ओके, हे पण उत्तर चुकलेलं आहे. आमचं सॉरी, तुमच्या दोघांचे पण -2 गुण होत आहेत.
तर आपण एक्झॅक्ट आन्सर काय आहे ते बघूयात. ओके, सो आपल्या ज्या 4 मुख्य दिशा आणि त्यांच्या 4 उपदिशा आहेत त्यांच्याबद्दल ही माहिती आहे. ईशान्य ही दिशा जी आहे ती उत्तर आणि पूर्व या 2 दिशांच्या मध्ये येते. त्याचं तुम्हाला समोर दिसता है कि पूर्व आणि उत्तर दिशेच्या मध्ये पूर्व उत्तर दिशा के बीच में जो उपदिशा आती है उसको ईशान्य कहा जाता है. पूर्व और दक्षिण के बीच में जो आती है उसको आग्नेय कहा जाता है. दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो उपदिशा आती है उसको नैऋत्य बोला जाता है. और पश्चिम और उत्तर के बीच में जो दिशा आती है उसको वायव्य कहा जाता है. अगर आप घड़ी के हिसाब से देखोगे उत्तर की ओर से अगर आप जाते जाते फिर से घड़ी जो क्लॉकवाइज घूमती है तो आप याद रख सकते हैं ई आ नई बा. नीचे देखो लिखा है लास्ट में ई आ नई बा, तो आप कभी नहीं भूल पाओगे कि कौन से दो के बीच में कौन सी दिशा आती है. ठीक है, तो अभी हमारा 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है पहिली भारतीय महिला डॉक्टर कौन होत्या? पहली भारतीय महिला डॉक्टर कौन थी? ऑप्शंस है ए आनंदीबाई गोपालराव जोशी, बी कादम्बिनी गांगुली, सी इंदिरा हिंदुजा, डी कल्पना चावला. और बजर प्रेस करने के लिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बजर प्रेस किया है. जिसने फर्स्ट बजर प्रेस किया है वो अब जवाब बताएंगे. शरण्या ने सही जवाब दिया है, उसको मिलते हैं +3 पॉइंट्स. के बारे में कि करेक्ट आंसर और उसकी थोड़ी सी जानकारी. सो ये है आनंदीबाई गोपाल जोशी जो हमारी भारत की सबसे पहली भारतीय महिला वैद्य थी. इन्होंने अपना जो शिक्षण है जो 2 साल की डिग्री रहती है यूनाइटेड स्टेट में जाके प्राप्त की है. उनका विवाह 20 वर्षीय एक पोस्ट ऑफिस के क्लर्क के साथ जब वो 8 साल की थी तभी हुआ था. और उनकी पोस्ट ऑफिस पति की ये इच्छा थी कि वो सीखे, इसीलिए उन्होंने अपना शिक्षण लिया. और साथ ही में जब वो 14 साल की हुई थी तभी उनके बच्चे का देहांत हो गया. वो देहांत होने का कारण ये था कि तभी उनके यहाँ पर वैद्यकीय ये नहीं थी, अवेलेबल नहीं थे, वैद्यकीय सुविधा अवेलेबल नहीं थी, इसीलिए उनका ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ था. और इसीलिए उन्होंने अपना पूर्ण शिक्षण कंप्लीट किया और डॉक्टर बनी, वही प्रेरणा लेके. चलो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले 11वें प्रश्न के पास. 5 प्रश्न और है, तो सभी अपने अपने बटन्स रेडी रखिए बजर के. 11वां प्रश्न है, नासाने सूर्यासाठी पहिले मिशन कधी सुरू केले होते? नासाने सूर्य पर पहला मिशन कब शुरू किया था? उसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए 2016, ऑप्शन बी 2017, ऑप्शन सी 2018 और ऑप्शन डी वरील पैकी काहीही नाही. उपरोक्त में से कोई भी आंसर सही नहीं है. तो क्या आप सभी रेडी है? ऑल सेट? या 3, 2, 1 गो. शिवम. ओके, सो टाइम अप. हम लोग देखते हैं फर्स्ट बजर किसने प्रेस किया है. शिवम गायकवाड़. यस शिवम, आप अपना जवाब दे दीजिए. आप कौन से स्कूल से है वो भी बता दीजिए. हाँ 74. ओके ओके 34. ओके, आपका जवाब क्या है? ओके, आपका जवाब दे दीजिए शिवम. क्या है? ए बी सी डी. हेलो शिवम. ए बोल रहा है मैडम वो. ओके, सो शिवम आई एम सो सॉरी, आपका जवाब गलत है, तो आपके -2 पॉइंट हो जाएंगे. सेकेंड बजर दबाया था शरण्या ने सानपाड़ा स्कूल से. तो शरण्या आप अपना जवाब बता दीजिए क्या है. 2018. करेक्ट, शरण्या इज राइट. Sharanya is back in competition now.
ये जवाब बहुत ही सही है, जिसमें आपको 2 पॉइंट मिलेंगे शरण्या। इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं कि सही जवाब के बारे में। यूनिस पार्कर सोलर प्रोब नाम के अंतरिक्ष यान ने 12 अगस्त 2018 को सूर्य की ओर छलांग ली। अमेरिका अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन नासा ने यह महत्वाकांक्षी परियोजना शुरुआत की। अपने चरम तापमान के कारण शोधकर्ताओं को दूर रखने वाले सूरज के करीब जाकर 6 मिलियन किलोमीटर की दूरी से यह अंतरिक्ष यान निरीक्षण करने में सक्षम होगा. हे आहे की 60,000 किलोमीटर अंतरावरून ह्या यानामुळे ह्याची सूर्याची पाहणी केली जाते आहे. 12 ऑगस्ट 2018 मध्ये याची मुळात सुरुवात झाली, जे नासाने केली होती. ठीक आहे. आपण पुढच्या क्वेश्चन कडे जाऊया. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे 12वा क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालील आकृतीमध्ये किती सममित अक्ष आहेत? निम्नलिखित आकृति में कितने सममित अक्ष है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और सममित अक्ष नहीं, सममिति अक्ष कोई रेखा नहीं है इसमें. तो आपका टाइम स्टार्ट होता है 3, 2, 1 गो. ओके, टाइम अप. सुराइना, आप बताइए सही आंसर क्या है इसका? डी. हेलो, एक बार आप अपना आंसर फिर से बताएंगी राइना? डी, सममिति की कोई रेखा नहीं. ओके, थैंक यू. आपका जवाब बिल्कुल भी सही है कि इसका आंसर है डी, कि इसमें से कोई भी सममित रेखा नहीं है. ज्या आकृतीमुळे आकृतीचे 2 समान भाग होतात त्या रेषेला सममिती अक्ष असे म्हणतात. आकृति के 2 समान भागों को बनाने वाली रेखा को सममितीय अक्ष कहा जाता है. अगर ये आकृति आप देखोगे राइट साइड में, वहां पर अगर आप उसको कहीं से भी कट करते हो तो कोई भी 2 भाग एक जैसे नहीं है, इक्वल नहीं है. तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी सममित अक्ष नहीं है. आपका जवाब एकदम सही है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न के पास. 3 क्वेश्चन बचे हैं. चलिए जल्दी बाकी लोग भी अपना बजर रेडी रखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नद्यांमध्ये पृथ्वीचे किती टक्के पाणी आहे? पृथ्वी का कितना प्रतिशत पानी नदियों में है? ऑप्शन ए 0.49%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 2.5% और ऑप्शन डी 0.6%. फिर से एक बार बोलना चाहूंगी, पृथ्वी का कितना प्रतिशत पानी नदियों में है? ठीक है, और आपके बजर सेट है 3, 2, 1 गो. ओके, टाइम अप. राइना ने फिर से एक बार अपना बजर फर्स्ट प्रेस किया है. यस राइना, बताइए क्या आंसर है? बी 30%. बी 30%. ये सॉरी, रॉन्ग आंसर है आपका. सेकंड बजर दबाया है साइली ने. यस साइली, बताइए क्या आंसर है इसका? सर ए 0.49. ओके, ये आंसर एकदम करेक्ट है, 0.49%. कांग्रेचुलेशन साइली. तो हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि ये सही आंसर क्या है. नदियों में जो कुल पानी की मात्रा है, जो हम लोग बोल रहे हैं 2120 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 510 घन मिलीमीटर, वो पृथ्वी का सतह का 0.49% पानी का अनुमान है. जिनको इसका आंसर नहीं बताता, इसके बारे में ये क्विज के बाद फिर से एक बार और भी इंफॉर्मेशन देख लीजिएगा. ओके, चलिए हम लोग बढ़ते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 14th वन. 14वा प्रश्न, वनस्पतीमध्ये प्रकाश शोषण करणाऱ्या रंगद्रव्याचे नाव काय? उस रंग पिगमेंट का नाम बताइए जो पौधों में प्रकाश का अवशोषण करता है. फर्स्ट ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी रंध्र मतलब स्टोमा,
ऑप्शन सी जाइलम या जिलेम और ऑप्शन डी फ्लोएम। आप सभी रेडी है? बजर क्लियर, रेडी, 3, 2, 1, स्टार्ट। ओके, टाइम अप। बच्चे बहुत ही होशियार है, 10 सेकंड भी नहीं लेते, उसके पहले जवाब दे देते। ओके, हाजरा ने फर्स्ट बजर प्रेस किया है। हाजरा, आप बताइए क्या है इसका सही आंसर? ए क्लोरोफिल। यस हाजरा, आपका जवाब एकदम सही है, आपको मिलते हैं 3 पॉइंट्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसका हम लोग थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। क्लोरोफिल एक वर्णक है जो पौधों को उनका हरा रंग देता है और यह प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधों को अपना भोजन बनाने में मदत करता है। क्लोरोफिल एक रंगद्रव्य आहे की जो झाडांना हिरवा रंग देतो आणि प्रकाश संश्लेषणाच्या माध्यमातून वनस्पतींना स्वतःचे खाद्य तयार करण्यासाठी पण मदत करते। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। देखो अभी भी कुछ हो सकता है, लास्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए। सो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर काय आहे? काय आहे चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर? क्या है हमारा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर? उसके ऑप्शंस है 1080, ऑप्शन ए 1080, ऑप्शन बी 1085, ऑप्शन सी 1098 और ऑप्शन डी 1099। क्या आप सभी सेट है? 3, 2, 1, गो। टाइम अप। सो फर्स्ट बजर प्रेस किया है हाजी शेख ने। यस हाजी, बताइए क्या है सही आंसर इसका? आंसर इज सी 1098। यस 1098 ये सही आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर है। उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं कि क्या है इसका आंसर और आपको 3 पॉइंट्स भी मिलते हैं हाजी। चाइल्डलाइन भारत की पहली और दुनिया की सबसे बड़ी 24 घंटे की टेलीफोन हेल्पलाइन सेवा है जो किसी भी को 1098 जैसे आपने बताया, इसको 1098 ऐसा भी बोला जाता है और यह सेवा देश भर में संकटग्रस्त बच्चों के लिए काम करती है। चाइल्डलाइन को किए गए किसी भी कॉल का जवाब एक प्रशिक्षित संपर्क अधिकारी द्वारा पूरे भारत के 6 कॉल सेंटर में दिया जाता आहे। मराठीमध्ये चाइल्डलाइन ही भारताची पहिली आणि जगातील सर्वात मोठी अशी 24 तासांची टेलिफोनिक हेल्पलाइन सेवा आहे, जिला 1098 असंही म्हटलं जातं, 1098 असंही म्हटलं जातं आणि ही सेवा भारतातील संकटात पडलेल्या मुलांसाठी कार्य करते। चाइल्डलाइन वरती कॉल केलेल्या कोणत्याही कॉलचे उत्तर भारतभरातील 6 कॉल सेंटर मध्ये प्रशिक्षित संपर्क अधिकाऱ्याद्वारा दिले जातात। सो ये है हमारी लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सारे बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम भी आए, लेकिन यस आपने लास्ट तक अपने बजर्स अपने क्वेश्चन की तरफ बहुत अच्छे से ध्यान देकर सब क्वेश्चंस कंप्लीट किए। तो हेलो, किसी को भी अपना माइक अनम्यूट नहीं करना है, प्लीज रुकिए, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। आप सभी बच्चों ने बहुत मेहनत से आज 25 क्वेश्चन जो गूगल फॉर्म द्वारा आपको ये ऑनलाइन कॉन्टेस्ट के पहले दिए थे वो कंप्लीट किए हैं और उसके बाद ये बजर राउंड जिसमें आपने 15 क्वेश्चन के जवाब दिए थे, बेहतरीन आंसर आपने दिए थे। पता चलता है कि हाँ आप कुछ और भी पढ़ते हो जो कि आपके ऑनलाइन या वर्चुअल क्लासेस में नहीं होता है, उसको छोड़ के भी आपके पास है कुछ इन्फॉर्मेशन। और ये दोनों भी मार्क्स जो है, जो 25 क्वेश्चन आपने गूगल फॉर्म में दिए जो और अभी जो आपने 15 क्वेश्चन दिए, ये दोनों मार्क्स इकट्ठा करके इस प्रतियोगिता का फाइनल मार्क्स जो है वो हम आपको 2 मार्च को बताने वाले हैं। ठीक है, और चलिए फिर ये सब प्रतियोगिता जो बहुत दिन से चल रही थी, 4 राउंड जैसे कि प्रवीण ने बताया, पहले 700 बच्चे, फिर 200 बच्चे, 9900 बच्चे हो गए और अभी आप 33 बच्चे हैं और ये हमारी जो प्रतियोगिता है उसके समाप्ति की ओर चलते हैं। तो चलिए रूपाली आपसे सुनते हैं कुछ बातें।
ओवर टू यू रूपाली। यस, थैंक यू मैम। तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया आज आप सभी स्टूडेंट्स ने, और मैं अपने लिए इस बात को एक बहुत बड़ा सम्मान मानती हूँ कि आज मुझे इस अवसर पर यानी आपके इस क्विज कंपटीशन में मुझे धन्यवाद प्रस्ताव करने का मौका दिया गया है। मैं सबसे पहले यहाँ सभी जो मान्यवर उपस्थित हैं, जैसे कि कोई प्राध्यापक, शिक्षकगण, अभिभावक और विद्यार्थियों, इन सबका धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि आप लोगों के बिना ये क्विज कंपटीशन होना संभव नहीं था। मैं आज इस मंच का उपयोग एक महत्वपूर्ण यानी हमारे अमेज़न को भी धन्यवाद देने के लिए इस्तेमाल करना चाहूंगी। अमेज़न के निरंतर नेतृत्व, समर्थन, दृष्टि के लिए, जिसके बिना हमारे प्रयासों को सफलता नहीं मिल सकती थी। और विशेष रूप से मैं आज की तकनीकी टीम मिसेस अश्विनी पाटिल और मिस्टर निखिल व्यवहारे का भी धन्यवाद देना चाहूंगी। इन दोनों के प्रयासों के बिना इस स्तर पर इस कंपटीशन को आयोजित करना लगभग नामुमकिन था। सो थैंक यू आवर टेक्निकल टीम्स। और साथ ही मैं अपने हमारे मैनेजर्स मिस दीप्ति पाटिल और मिस्टर प्रवीण येदुरकर का भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आपके बहुमूल्य योगदान, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के लिए। और आज के इस इवेंट को इतनी खूबसूरती से होस्ट करने के लिए भी आप थैंक यू सो मच। और नॉट द आखिर में मैं अपनी पूरी अमेज़न टीम के प्रत्येक सदस्य का विशेष आभार मानती हूँ, जिन्होंने यह सुनिश्चित करने में बहुत मेहनत की है कि यह आयोजन हमारे बाकी हुए इवेंट्स की तरह एक यादगार सफलता बन सके। इस क्विज कंपटीशन को सफल बनाने के लिए और हमें ध्यानपूर्वक सुनने के लिए मैं यहाँ पे उपस्थित हर किसी का धन्यवाद करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच, स्पेशली स्टूडेंट्स को। और आपका रिजल्ट 2 तारीख को हम आपको अनाउंस कर देंगे। और साथ ही अब मैं इस मीटिंग की समाप्ति की भी घोषणा करती हूँ। तो आप ये मीटिंग